Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 reproduction in plants। बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी प्लांट अपने न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है जो बिल्कुल उसकी तरह होता है तो इसी को क्या कहते हैं बेटा हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये ज़रूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, मेरी बात सुनो बेटा। आज जितने प्लांट्स ट्रीज हर्ब्स शब्स हमारे अर्थ के ऊपर हैं ये रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो तुम्हें नहीं लगता एक टाइम के बाद अर्थ के ऊपर से सारे प्लांट ट्रीज हर्ब्स सब गायब हो जाएंगे। तो ज़रूरी है ना रिप्रोडक्शन। इफ़ प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस ऑल प्लांट्स में डिसअपियर फ्रॉम अर्थ वन डे। और फिर हमारा क्या होगा, हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बेटा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे चैप्टर में देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इंसान भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ये सब के सब प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल्स को जो उनकी खुद की तरह ही होते हैं। अब देखो बेटा, जो बिल्ली का बच्चा होता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह ही दिखाई देता है, बिल्ली की तरह ही दिखाई देता है ना। क्या किटन और पपी सेम दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पपी पपी है, किटन किटन है ना। दूसरी बात, जब आप आम के पौधे को देखते हो, छोटा छोटा सा जो आपने मैंगो प्लांट लगाया होता है, क्या उसकी लीव्स मैंगो जो एक मैच्योर ट्री है उससे अलग होती है? नहीं होती बेटा, सेम होती है। रोज़ का जो छोटा सा प्लांट होता है वो रोज़ बड़े प्लांट की तरह ही दिखाई पड़ता है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल्स को ऑफ देयर ओन काइंड। और ये ऐसा क्यों करते हैं? फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीशीज़। भाई एक टाइम के बाद नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो ख़त्म ना हो, वो स्पीशीज़ कंटिन्यू सर्वाइव करती रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। चलो, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड। जैसे मैंने पहले बताया, आप एक छोटे से रोज़ के प्लांट को देखो, एक बड़े रोज़ प्लांट को देखो, दोनों की लीव्स सेम होंगी, है ना। ऐसे एक मैंगो के मैच्योर ट्री को देखो और एक छोटे मैंगो ट्री को पौधे को देखो, प्लांट को देखो, तो उनकी लीव्स भी कैसी होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, चलें आगे। और वैसे भी बेटा अगर आपने मैंगो सीड ग्रो किया है तो उसमें एप्पल तो नहीं लगेंगे ना, उसमें मैंगो ही लगेंगे। इन ऑल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई जो सीड लगेगा वैसा ही नया प्लांट बनेगा और उसके फ्रूट वैसे ही आएंगे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमने टू कैटेगरीज में, टू टाइप्स में डिवाइड किया है रिप्रोडक्शन को। किसमें? प्लांट्स में। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम पढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देयर इज नो फॉर्मेशन और जिन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। बेटा मेल फीमेल गैमेट्स यहाँ पर मिलते ही नहीं है, उनका फ्यूजन होता ही नहीं है। मेल सेक्स सेल्स फीमेल सेक्स सेल यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तभी तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इसमें टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ए सेक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इनफ है क्योंकि मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे ही नहीं, उनका फ्यूजन होगा ही नहीं। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स चाहिए, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा। देयर इज़ अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ मेल फीमेल गैमेट्स नहीं मिलते वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और प्लांट्स, प्लांट्स में कौन से वाले प्लांट्स बेटा? एल्गी, फंगी, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। अब कौन कौन सी प्रोसेस से करते हैं? तो फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये क्या क्या होती हैं मैं वो आपको बताऊंगी, पर इतना ध्यान रखो कि लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और प्लांट्स जैसे कि एल्गी, फंगी, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, मतलब एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन कौन सी प्रोसेस से करते हैं बेटा? तो फिजन की प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। बेटा मेरी बात सुनो, फिजन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेगमेंटेशन है ना, तो इसको अभी आप बस इतना याद रखो आगे, क्योंकि हमें पढ़ना ही है उसको चैप्टर में कि भाई बैक्टीरिया और प्लांट्स जैसे कि एल्गी, फंगी,
ये अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं बेटा? फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। कुछ हायर प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स किनको कहेंगे हम? जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो कुछ हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स को। अब कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स बेटा? रूट, स्टेम, लीफ। कुछ हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं प्लांट के, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये हेल्प करते हैं न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में, और इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इन सम हायर प्लांट्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, रूट, स्टेम, लीफ, ये हेल्प करेंगे न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में, इसी को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा बाइनरी फिजन को। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो मैंने बोला था अभी हमको डीप में तो पढ़ना है, तो अब हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? फिजन को पढ़ने वाले हैं। अब बेटा जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। किस प्रोसेस से बेटा? बाइनरी फिजन के प्रोसेस से। तो लोअर ऑर्गेनिज्म, एक एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया का, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। किस प्रोसेस से? बाइनरी फिजन के प्रोसेस से। ये जो वर्ड बाइनरी है, इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, है ना? बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? दो, है ना? फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, और बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? दो भागों में टूट जाना। क्लियर है? बाइनरी का मतलब होता है दो, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा 0 1 1 0 बाइनरी। फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? दो भागों में टूट जाना। इन दिस मेथड, इस मेथड में जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है। न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में। ठीक है, देन द सेल स्प्लिट अक्रॉस द मिडल, और सेल मिडल से स्प्लिट होना, टूटना चालू हो जाएगा और दो आइडेंटिकल सेल बना लेगा, जिसे हम कहेंगे डॉटर सेल्स। देखो, ये एक मैच्योर सेल है, ये रेडी है डिवाइड होने के लिए, ये डिवाइड होगा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स, ट्रांसवर्स कॉन्ट्रिक्शन अपीयर। बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होने लगा है ना? थर्ड प्रोसेस, एक पूरी की पूरी वॉल बन जाएगी बीच से, मिडिल में पूरी की पूरी वॉल बन जाएगी, और फाइनली हमें दो डॉटर सेल मिलेंगे, एक ये और एक ये। बाइनरी फिजन आपको समझ में आया? भाई एक मैच्योर सेल था, वो मैच्योर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे से पूरी वॉल बन जाती है, और वॉल बनने के बाद ये टू में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल हमें मिल जाती है। बेटा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे क्लोरेला, क्लाइमोडोमिनस। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल में। अभी हमने देखा बैक्टीरिया में एक पेरेंट सेल था जिससे हमें सिर्फ 2 डॉटर सेल मिले, है ना? पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे क्लोरेला एंड क्लाइमोडोमिनस, जिनमें एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। बाइनरी नहीं कहेंगे क्योंकि बाइनरी का मतलब ही होता है दो, तो बाइनरी फिजन में एक सेल डिवाइड होगा 2 में, पर मल्टीपल फिजन में एक सेल डिवाइड हो रहा है 4 डॉटर सेल्स में। ठीक है, हम पढ़ेंगे बेटा बडिंग को। तो ये जो मेथड होती है ये बहुत कॉमन होती है किसमें? ईस्ट में। यहाँ पर एक पेरेंट सेल प्रोड्यूस करता है अपने आउट ग्रोथ को, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्ड। और फिर बेटा जैसे ये बर्ड ग्रो करती जाएगी, ये एक टाइम के बाद डिटैच हो जाएगी,
along with its daughter nuclei, डॉटर का जो न्यूक्लियर, जो बर्ड में जो न्यूक्लियर, उसके साथ ये डिटैच हो गई है पेरेंट बॉडी से और अब अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जिएगी। तो बर्डिंग किस में कॉमन है? बर्डिंग ईस्ट में कॉमन है। इसमें होता क्या है, जो पेरेंट सेल होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने एक आउटग्रोथ को, जिसको आप क्या कहते हो? बर्ड। अब ये बर्ड जैसे जैसे ग्रो कर देगी, जब ये पूरी तरह ग्रो कर जाएगी तो डिटैच हो जाएगी, और डिटैच जब ये हो रही होगी तो इसके साथ अपना डॉटर न्यूक्लियर भी होगा। किससे डिटैच होगी? पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लग जाएगी। अब देखो यहाँ पर आ रहे हैं हम, ये ईस्ट का सेल रहा, ठीक है। ईस्ट सेल में हम देख रहे हैं ग्लाइकोजन भी है, फैट वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, न्यूक्लियाई है, सेल वॉल है। तो एक टाइम के बाद होता क्या है बेटा, बर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। ये बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में, एक न्यूक्लियस था जो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। ये डॉटर ईस्ट बढ़ रही है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये वाला पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा और दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना जीवन जिएंगे। स्टेजेस ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट। बेटा अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। बेटा इन जनरल में इंग्लिश में जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट जाना होता है ना। चल, इन ऑर्गेनिज्म सच एज स्पायरोगायरा, जब हम स्पायरोगायरा की बात करेंगे बेटा, तो स्पायरोगायरा कैसे बना हुआ होता है? एक रिबन लाइक फिलामेंट से बना होता है स्पायरोगायरा, विच आर मेड ऑफ लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट। लंबे रिबन जैसे स्ट्रक्चर होता है स्पायरोगायरा का, रिबन लाइक फिलामेंट से बना होता है स्पायरोगायरा। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक फिलामेंट ग्रो करेगा और टूट जाएगा इनटू 2 और मोर पार्ट्स। एक फिलामेंट बड़ा हुआ, बढ़कर वो टूट गया, 2-3 पार्ट में टूट गया, जिन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जो हर फ्रेगमेंट होगा वो वापस से रीग्रो कर जाएगा और एक इंडिविजुअल बन जाएगा। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देखो इधर आओ, ये रहा रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्पायरोगायरा कहेंगे, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्रेगमेंट कर गया, टूट गया। कितने फ्रेगमेंट बने? 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये हर फ्रेगमेंट ग्रो करेगा और इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग जाएगा जब ये ग्रो कर जाएगा। फिर इससे फिर से फ्रेगमेंट्स बनेंगे और फिर हर फ्रेगमेंट ग्रो करने लग जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, फ्रेगमेंटेशन कुछ ऑर्गेनिज्म, एक एग्जाम्पल स्पायरोगायरा का हम देते हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? फ्रेगमेंट्स के थ्रू, है ना। अब स्पायरोगायरा क्या है? तो स्पायरोगायरा एक लंबा रिबन की तरह फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट में अपने आप ही जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है ये टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा तो 2-3 पार्ट में टूट जाएगा और हर पार्ट फिर ग्रो होगा और इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो स्पोर फॉर्मेशन बहुत कॉमन है बेटा फंगी में और कुछ प्लांट्स में, जैसे मॉसेस, फॉर्न्स, जिनमें स्पोर्स होते हैं इनकी पत्तियों के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन बहुत कॉमन है फंगी में और कुछ प्लांट्स में, जैसे मॉसेस, फॉर्न्स, जहाँ पर स्पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। बेटा मैंने 6 बार स्पोर्स 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 बोल दिया है, तो होता क्या है ये स्पोर्स? बेटा जैसे मैंगो के अंदर मैंगो सीड होता है, वैसे ही स्पोर्स भी किसकी तरह ही काम करते हैं? सीड्स की तरह ही काम करते हैं। पर ये बात बहुत अलग है कि स्पोर्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, और जहाँ जहाँ ये स्पोर्स इतने लाइट वेट होते हैं कि एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगे। और ये स्पोर्स दिख रहे हैं ना, इतने बारीक बारीक से स्पोर्स, जहाँ 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 गिरेंगे ना वहाँ वहाँ ये अपने आप को बढ़ाना, नंबर में मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे। बस सूटेबल लेने वो मिलनी चाहिए लोकेशन। फिर से स्पोर्स क्या होते हैं? ये सीड्स की तरह ही होते हैं, पर सीड्स से बहुत छोटे होते हैं, बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि हवा के थ्रू फैल जाते हैं। स्पोर्स क्या है? टीनी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्स? स्पोर्स आर टीनी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, दे हेल्प ऑर्गेनिज्म मेक न्यू इंडिविजुअल्स। आई बात समझ में? ये जो एक एक छुटकू सा है ना, इसको अगर सूटेबल लोकेशन मिल जाए तो ये फिर से अपने आप को बढ़ाना चालू कर देगा।
तो स्पोर्स लाइट होते हैं और इन्हें विंड और इंसेक्ट दोनों ही डिफरेंट प्लेसेस पे कैरी कर सकते हैं। जब ये सूटेबल कंडीशन में पहुंच जाएंगे या इन्हें सूटेबल लोकेशन मिल जाएगी तो ये फिर से ग्रो करने लग जाएंगे। स्पोर्स जर्मिनेट गिविंग राइज टू न्यू प्लांट, और जैसे ही स्पोर्स जर्मिनेट होगा नया प्लांट वहाँ पर बन जाएगा। ब्रेड के ऊपर जो लगने वाली फंगस है ना उसको देखना कभी, अब ये प्रैक्टिकल करने, ब्रेड को 2-4 दिन बाहर रख देना, उस पर जो ग्रीन ब्लैक कलर दिखेगा ना उसको इंसेक्ट भी अपने साथ ले जा सकते हैं, विंड भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और जहाँ उन्हें सुटेबल लोकेशन मिलेगी वो वहाँ पर फिर बढ़ना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है, पर किसके थ्रू? प्लांट के कुछ पार्ट्स के थ्रू, जैसे लीफ, पत्तियां, स्टेम, तना और रूट। जड़, तना, पत्ती, इनके थ्रू जब भी प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, जो कैपेबल होते हैं कि भाई ये राइज कर सकते हैं, न्यू प्लांट को जन्म दे सकते हैं, बना सकते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। और ये कौन से पार्ट्स होंगे बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। The vegetative part of plant which can give rise to new plant is called propagules। और जो प्रोसेस होती है वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा नए प्लांट बनाने की, इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर से ध्यान से सुन लो, जब कोई वेजिटेटिव पार्ट नए प्लांट को बनाने में सक्षम होता है उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोपेग्यूल्स। वो सारे पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स किसी भी प्लांट के जो नए प्लांट को बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल्स। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन ईदर बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। कई बार नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, तो हम पहले नेचुरल को पढ़ेंगे फिर आर्टिफिशियल को पढ़ेंगे। तो पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो बेटा देखो, अब हम देखेंगे कि कैसे स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा जो कॉमन ग्रास होती है, घास होती है, जो आपने देखा होगा, पुदीने का पौधा देखा होगा, मिंट को देखा होगा, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं पैरेलल टू ग्राउंड के पैरेलल ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। क्या? ग्रास भी और मिंट भी। न्यू रूट्स और शूट्स डेवलप होते हैं एट देयर नोड्स। जहाँ जहाँ पर भी इनके नोड्स होंगे वहाँ से नई रूट और नया शूट। रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर होता है, शूट सिस्टम जो ज़मीन के बाहर होता है, दोनों ही डेवलप होने लगते हैं। ये जो रूट्स होती हैं ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर होती हैं, और जो शूट सिस्टम होता है वो अपवर्ड होता है और नया प्लांट बना लेता है। जो घास होती है और जो पुदीने का पौधा होता है, इनमें जो नोड्स होती हैं वहीं पर डेवलप होने लगती हैं नई रूट्स और शूट। रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर, शूट सिस्टम ज़मीन के बाहर, और एक नया पौधा बन जाता है। जिंजर की अगर हम बात करें तो ये भी मॉडिफाइड स्टेम ही है। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। जिंजर में नोड्स भी होती हैं, इंटरनोड्स भी होती हैं। तो बेटा जिंजर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम ही है, इसमें नोड्स भी होती हैं, इंटरनोड्स भी होती हैं। इट हैज़ स्केली लीव्स, बहुत ही स्केली लीव्स इसकी होती हैं। यू कैन ऑल्सो सी सम एक्सिलरी बर्ड्स ग्रोइंग आउट फ्रॉम द नोड्स। नोड्स से कुछ एक्सिलरी बर्ड्स भी ग्रो करती है, आपको दिखेंगी। जो किसान होता है वो जिंजर को ग्रो करता है फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ जिंजर कंटेनिंग दिस बर्ड्स। जिंजर के ऊपर ये बारीक बारीक बर्ड्स आ जाती हैं, किसान इन्हीं बर्ड्स को क्या कर देता है? ग्रो कर देता है। ऐसे बेटा जो पोटैटो होता है ये भी एक एग्जाम्पल है मॉडिफाइड स्टेम का। पोटैटो आप भले ही जिंजर से आप नहीं समझ पाओगे, आपको लग रहा होगा मैडम ने क्या बोल दिया, कुछ भी समझ नहीं आया। पोटैटो में आपको ऐसे येलो येलो यहाँ पर ऐसे बनी हुई दिखती होगी ना, क्योंकि ये इसका कलर तो जब ये मैच्योर हो जाता है पूरी तरह तो ये ब्राउन हो जाता है ना, वाइट से या थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। उसके ऊपर ये येलो येलो आइज़ आपने देखी होंगी, है ना। तो पोटैटो जो है वो भी एक एग्जाम्पल है मॉडिफाइड स्टेम का। पोटैटो में वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स ही हैं, ठीक है। वो क्या भी कहते हैं? आइज़। कट अ पीस ऑफ पोटैटो विथ आई। जहाँ पर मैंने तो ये घर में किया भी है, हमारे घर में एक बार बहुत सारे आलू में ऐसे हो गई थी तो मैंने अपने गमलों में लगा दिए थे, छोटे छोटे पौधे आ गए थे। बस ये बात अलग है कि हम आलू नहीं निकाल पाए उससे,
पर हाँ अच्छे बड़े बड़े पौधे हो गए थे आलू के। कट अ पीस ऑफ पोटैटो विथ एन आई, पुट दिस पीस इन मॉइस्ट सॉइल। एक नया पौधा वहाँ पर ग्रो हो जाएगा इस बर्ड से विद इन अ फ्यू डेज, और सच में जल्दी हो जाता है। पोटैटोज कैप्ट इन ह्यूमिड वार्म मंथ्स में ग्रो आउट शूट्स। ये ह्यूमिड वार्म मंथ्स जो होंगे ना उसमें ये इजीली ग्रो कर जाएगा। प्लेस्ड इन सॉइल दे फॉर्म कंप्लीट प्लांट। अगर आपने प्रॉपर टाइम पे उन आए वाले पार्ट को कट करके मिट्टी में लगा दिया तो ये पूरा प्लांट आपको आलू का मिल जाएगा। जिंजर, पोटैटो, अनियन आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम्स। जिंजर, पोटैटो, अनियन ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम्स ही हैं, बिकॉज दे परफॉर्म एडिशनल फंक्शंस ऑफ फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा जिंजर, पोटैटो, अनियन को हम मॉडिफाइड स्टेम्स कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स? क्योंकि ये एडिशनल काम भी करती है, फूड को स्टोर भी करती है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी काम आती हैं। प्याज के साथ भी ऐसा ही है। कुछ टाइम में देखना आप आपकी डलिया, आपकी बकेट, मतलब जिसमें भी आप अनियन रखते होगे, बास्केट, उसमें अनियन के ऊपर इस तरीके से ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, आप इसको भी कट करके कहीं लगा दोगे तो उससे भी प्लांट बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन बाय लीफ। पत्तियों से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो बेटा जो लीव्स होती हैं कुछ प्लांट की, कौन से प्लांट की? एक एग्जाम्पल दिया है ब्रायोफिलम। ये प्रोड्यूस करती हैं बर्ड्स को इन द नॉचेस। देखो ये रही ब्रायोफिलम की लीव, और ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रो कर रहे हैं इसके साइड साइड पर, है ना। ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं। तो ब्रायोफिलम की जो लीव होती है उस पर एक्सिलरी बर्ड्स आ जाती है, और इन बर्ड्स को आप यहाँ से निकाल के किसी पॉट में प्लांट कर देंगे तो ये फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। सो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज Bryophyllum produce buds in the notches their margins. When such leaves fall in the moist soil, ये जो पत्ती है जिसमें वो जो नए नए बर्ड्स आ गए हैं वो मॉइस्ट मिट्टी में, गीली मिट्टी में गिर जाएंगे, तो ये जो बर्ड्स हैं इन द मार्जिन्स ये ग्रो करना चालू हो जाएंगे और एक यंग टीनी प्लांट तैयार हो जाएगा। जैसे ये लीव है ब्रायोफिलम की, इस पे यहाँ पर ये बर्ड्स आ गई हैं। अब अगर ये पत्ती यहाँ पर गिर जाए मॉइस्ट सॉइल में तो एक नया प्लांट बना सकती है। ब्रायोफिलम की ये लीफ है और ये उसके ऊपर लगे बर्ड हैं जो एक पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। चलो 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 अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, जो है रिप्रोडक्शन बाय रूट। तो जो स्वीट पोटैटो होता है, एस्पेरेगस होता है, ये डेवलप करते हैं न्यूमरस लार्ज सोलन फ्लैशी रूट्स। इनके अंदर से बहुत सारी फ्लैशी रूट्स डेवलप होना चालू हो जाती हैं, और ये रूट्स जो होती हैं इनमें बड़ी क्वांटिटी में फूड होता है। हर एक सिंगल रूट कैपेबल होती है कि वो नए प्लांट को बना सकती है। तो प्लांट जैसे स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, इनमें बहुत सारी सोलन फ्लैशी रूट्स होती हैं। रूट्स के अंदर होता है बहुत सारा फूड, और हर एक रूट कैपेबल होती है कि वो नया प्लांट बना सकती है। कैरेट एक टैप रूट है। कैरेट क्या है बेटा? एक टैप रूट है, और ये एक बाइनियल प्लांट है। ठीक है, तो जो कैरेट है वो टैप रूट है और बाइनियल प्लांट है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं बेटा? वेजिटेटिवली ग्रो करती हैं फर्स्ट ईयर में, और फूड को स्टोर कर लेती हैं। बाद में इनकी जो स्टेम होती है वो प्रोड्यूस करती हैं फ्लावर्स को और सीड्स को, विच डाई बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर में डाई कर जाता है। बर्ड्स प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ ओल्ड स्टेम, और जो ओल्ड स्टेम है उसके बेस में जो बर्ड प्रोड्यूस हुई हैं, है ना, जस्ट अबाउट टैप रूट आर मीन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उन्हीं से क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम कट करके किसी मॉइस्ट सॉइल में लगा दें तो हर एक पार्ट डेवलप हो सकता है न्यू प्लांट में। हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। किसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो जो किसान होता है ना बेटा, वो कुछ फसलों को वेजिटेटिव मेथड से ही ग्रो करना पसंद करता है, प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट से तो ये बहुत शॉर्टर टाइम में हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। दूसरा,
जो नया प्लांट ग्रो होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है स्मॉल एरिया में। न्यू प्लांट्स थस प्रोड्यूस स्प्रेड वेरी फास्ट इन स्मॉल एरिया। पहली बात तो बहुत कम समय में वो प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, रिप्रोड्यूस बहुत इजीली हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। और दूसरा, वो स्मॉल एरिया में बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड कर जाता है। तीसरा, इट इज़ अ श्योरर मेथड ऑफ प्रोपगेशन, और ये बहुत ही श्योरर मेथड है प्रोपगेशन की। जो वेजिटेटिव मेथड है ये श्योरर मेथड है भाई, प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा। तो पहला, बहुत कम समय लग रहा है। दूसरा, ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जा रहा है। तीसरा, ये श्योरर मेथड है प्रोपगेशन की, प्रोपगेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, जितने भी गुड कैरेक्टर होंगे मदर प्लांट के वो डॉटर प्लांट में आएंगे ही आएंगे। और क्या चाहिए भाई हमें? हम अच्छे आलू के बर्ड को ही ग्रो करेंगे, अच्छे जिंजर के बर्ड को ही ग्रो करेंगे। अब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। पहला, एज ऑल प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। दे आर ऑल लाइकली टू बी अफेक्टेड साइमल्टेनियसली, और उनमें सब में अगर कोई बीमारी लगेगी, कोई डिसीज़ स्प्रेड होगी तो वो एक तरीके से स्प्रेड हो जाएगी, है ना। जितने भी प्लांट्स ग्रो होंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। तो बेटा कोई भी बीमारी, कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन उनको एक साथ में एक जैसा ही अफेक्ट करेगी। कोई डिसीज़ अगर हुई तो वो इजीली पूरे फॉर्म में स्प्रेड हो जाएगी। बहुत मुश्किल काम हो जाएगा बेटा ये तो। दूसरा, डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। डिस्पर्जल खुद से नहीं होता। डॉटर प्लांट होता है वो डेवलप होता है नियर बाय मदर प्लांट। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही ये लोग फलते हैं, फूलते हैं, ज़्यादा दूर तक ये जा नहीं पाते हैं। जबकि सीड्स तो एक जगह से कितना दूर दूर पहुंच सकता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। डिस्पर्जल प्लांट का नहीं होता है खुद से। डॉटर प्लांट वहीं डेवलप होता है जहाँ उसका मदर प्लांट होता है, नियर बाय एरिया में ही होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है एक पर्टिकुलर एरिया तक, जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है रिसोर्सेज के लिए। अब देखो मैं बताऊँ कैसे। हमारे घर में मीठा नीम का एक पेड़ था। मीठा नीम आप लोग जानते हो, करी लीव्स। तो बेटा उस करी लीव से बहुत सारे छोटे 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 पौधे बन गए। हमने कुछ टाइम तक तो ट्राई किया कि इन पौधों को निकाल दें, उखाड़ दें, है ना। पर एक टाइम के बाद हमने वो भी किया, पर बेटा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा जो मेन प्लांट था वो सूख गया और ये प्लांट भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाए। तो बहुत कम जगह होती है रिसोर्स के लिए, ये आपस में ही लड़ने लगते हैं और अल्टीमेटली मदर प्लांट डॉटर प्लांट दोनों को ही हार्म होता है। पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। तो जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जो फ्लावर और फूड की फार्मिंग करते हैं, है ना, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स को भी डेवलप किया है। किसकी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उनमें आता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। सबसे पहले हम कटिंग को पढ़ेंगे। इस मेथड में जो स्टेम होती है उसे कट किया जाता है स्मॉल पीसेस में, विथ ईच बेयरिंग एंड एक्सिलरी बर्ड। और जब भी आप स्टेम को कट करते हैं तो ये देख लेते हैं कि उसमें एक्सिलरी बर्ड है कि नहीं। जो कट एंड्स होते हैं उन्हें प्लांट कर दिया जाता है मॉइस्ट सॉइल में, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं दे स्ट्रोक रूट्स, उनमें रूट्स आने लगती हैं और न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। ये जो मेथड है नॉर्मली यूज़ की जाती है फॉर प्रोपगेटिंग प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज़, चाइना रोज़, लेमन। नींबू का पेड़ हो, गुड़हल का पेड़ हो, गुलाब हो, शुगर केन हो, इसको आप कटिंग की मेथड से नए प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो। स्टेम को कट करते हैं कहाँ से? वहाँ से जहाँ पर एक्सिलरी बर्ड हमें दिखाई देती है, फिर उसे मॉइस्ट सॉइल में लगा दिया जाता है। थोड़े दिन में हम देखते हैं कि रूट्स आने लग जाती हैं और नया प्लांट बन जाता है। बेसिकली किस किस को लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं अभी हम? शुगर केन, रोज़, चाइना रोज़, लेमन। अब हम पढ़ेंगे बेटा लेयरिंग की मेथड को। तो इस मेथड में क्या करते हैं, एक पोर्शन हम लोअर ब्रांच का लेंगे किसी भी प्लांट का जिसमें एक्सिलरी बर्ड हो,
एट द नोड इज बेंड डाउन टू द ग्राउंड, उसको मोड़ कर ग्राउंड में, मतलब इस तरीके से मोड़ देंगे कि वो ग्राउंड को टच करने लग जाए, सॉइल को टच करने लग जाए। अ रिंग ऑफ बार्क, बेटा जो उसके ऊपर एक पतला सा बार्क आ गया होगा उसको रिमूव कर देंगे, है ना। मतलब जैसे मैंने ये एक पेड़ था, इसकी इस वाली को मुझे ज़मीन पे टच करना है तो इसको थोड़ा सा छील दूंगी, ठीक है। जो बार्क का रिंग है उसे मैं हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी और फिर उसको सॉइल से कवर कर दूंगी। अब बेटा रूट ऐसी तो नहीं है सीधी बच्ची जैसे कि मैंने लटा दिया तो वो लेटी रहेगी, नहीं, वो उठ के बाहर आने की कोशिश करेगी। तो उसके ऊपर हमें कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, जैसे स्मॉल पीस हम स्टोन या ब्रिक का रख दें उस ब्रांच के ऊपर, जिससे कि वो ज़मीन से बाहर ना आए। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इन फ्यू डेज व्हेन द ब्रांच गिव्स आउट रूट्स, ब्रांच में रूट्स आ गई हैं, इट इज़ कट ऑफ द मेन प्लांट। अब आप उसको मेन प्लांट से कट कर दो। जैसे ये मैंने अभी बताया ना कि मैंने इसको मोड़ दिया यहाँ पर, है ना, इसके ऊपर एक ईंट रख दी। थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर रूट्स आ जाएगी तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। क्लियर है? तो बेटा अब ये कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी as independent plant. This method is used for propagation of plants like mint. mint को इस तरीके से ही आप प्रोपेगेट करते हो। रोज़ में भी कर सकते हैं, जैस्मिन में भी कर सकते हैं। जैस्मिन और मिंट में ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, रोज़ में उतना नहीं होता है, पर ठीक है चलो। ये वाली जो रूट थी जो मेन प्लांट से थी, मैंने इसको अंदर किया, ये देखो इसमें रूट डेवलप हो गया। अब ये नया प्लांट बन जाएगा और इसको अब हम यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये वाले पोर्शन को यहाँ बड़ा करके दिखाया कि ये एक ब्रांच थी, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से छील के अंदर ज़मीन के अंदर रख दिया, उसके ऊपर कुछ स्टोन वगैरह रख दिया। अब एक नया प्लांट बढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट आ गया, अब इसको आप यहाँ से कट कर सकते हो। बेटा हम इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पर एंड। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो लिखें। अगर वीडियो में आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं।